हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। हमारी जो सीरीज़ है वो पॉलिटी की चल रही है और आज जो है हम पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज होती है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि ये ऐसे क्यों होता है, ये कैसे क्यों होती है। तो इस वजह से आशा करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद आपको जो है सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। अगर जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल। इससे रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो हम आज क्लियर करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं तो वो किस चीज़ का हिस्सा है? भारत के संसदीय व्यवस्था का। तो भारत के संसदीय व्यवस्था का जब हिस्सा है तो इससे आप लिंक करके याद कर सकते हैं कि भारत की संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटिश से, यानी कि ब्रिटिश मॉडल से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की व्यवस्था जो है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है या ब्रिटिश से ली गई है। ठीक है, उसके बाद अब जानेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का जिक्र कहाँ है। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का जो जिक्र है आज हम जानेंगे कि इसके बारे में थोड़ी कन्फ्यूज़न है। मंत्रिपरिषद का जिक्र जो है भारत के संविधान में किया गया है, अनुच्छेद में किया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल के बारे में कोई निश्चित जो है मतलब अनुच्छेद नहीं है। और इस वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न हो जाता है। हम जो है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के लिए एक ही अनुच्छेद मार के आते हैं और एक आपातकालीन स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में 352 अनुच्छेद है, तो उसमें थोड़ा जिक्र किया गया है मंत्रिमंडल का, उनकी शक्तियों का। लेकिन अगर हम कहेंगे कि केवल मंत्रिमंडल के लिए कोई अनुच्छेद है तो वैसा कोई भी अनुच्छेद संविधान में नहीं है। लेकिन मंत्रिपरिषद के लिए अनुच्छेद है संविधान में, मुख्यतः 2 अनुच्छेद है, 74 और 75। लेकिन इनका जिक्र काफ़ी सारे और भी अन्य अनुच्छेदों में किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से अगर इनकी नियुक्तियों से संबंधित या फिर इनके मुख्य शक्तियों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 74 और 75। और क्योंकि मंत्रिपरिषद में ही जो है प्रधानमंत्री भी आते हैं तो इसी वजह से जो है कि इनका भी जिक्र 74 और 75 में किया गया। लास्ट के क्लासेस में हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री का भी जिक्र जो है 74 और 75 में किया गया है। तो आज हम देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं और सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखा हमने कि ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है जो मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था है। दूसरी चीज़ कि इससे संबंधित संविधान में अनुच्छेद, मंत्रिमंडल से संबंधित कोई भी डायरेक्टली क्लियर कोई अनुच्छेद नहीं है जिसमें इसका जिक्र किया गया है। लेकिन मंत्रिपरिषद से रिलेटेड अनुच्छेद 2 हैं, 74 और 75। 74 क्या कहता है? तो 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श या सहयोग देना। अब तो यहाँ देखा जा रहा है, देखने से तो लग रहा है कि राष्ट्रपति को पावर मिली हुई है सारी, लेकिन यहाँ सारा खेल जो है राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के हैं, संवैधानिक प्रधान है, जो चीज़ हमने देखा था लास्ट के क्लासेस में। लेकिन सारा खेल मंत्रिपरिषद का है और मंत्रिपरिषद में सम्मिलित कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, यानी कि वास्तविक हेड जो है प्रधानमंत्री। तो क्या करते हैं कि इसमें अनुच्छेद में लिखा गया कि राष्ट्रपति को परामर्श और सहयोग देना, लेकिन राष्ट्रपति इनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं। मंत्रिपरिषद के परामर्श को उनको मानना ही होगा। तो असल पावर किसके पास हुई? मंत्रिपरिषद के पास। और मंत्रिपरिषद के हेड हो जाएंगे प्रधानमंत्री, यानी कि जितने भी मंत्री हैं उनके हेड कौन है? प्रधानमंत्री। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में बोला गया है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल, उनकी अर्हताएं, उनकी योग्यताएं, यानी कि मंत्रिपरिषद बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, तो इन सारी चीज़ों का जिक्र जो है वो अनुच्छेद 75 में किया गया। तो 74 में ये बोला गया है कि मंत्रिपरिषद जो है वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को सलाह देगा किसी भी काम के लिए। तो इसका मतलब तो हमने क्लियरली समझ में, देखने से तो लग रहा है कि राष्ट्रपति को सारा पावर है, ये बस एडवाइजरी है। लेकिन क्या होता है कि सारे जितने भी काम चल रहे, देश को जैसे भी चलाया जा रहा है, सारा काम, सारा खेल मंत्रिपरिषद का ही होता है। 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्तियां, अर्हताएं, योग्यताएं, सारी चीज़, शपथ, सारी चीज़ इंक्लूडेड है अनुच्छेद 75 में। तो आपको याद हो जाएंगे ये दोनों अनुच्छेद। उसके बाद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा
कि क्या होता है कि इनका जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, वोट डालने के बाद जो बहुमत दल होता है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलती है, उनके जो हेड होते हैं उनको प्रधानमंत्री चुना जाता है। अब इस प्रत्यक्ष वोट यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे हुआ? जनता जब वोट देती है तो वो जानती है कि हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं और इस पार्टी का नेता जो है ये है। जैसे जब हमने वोट दिया, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बीजेपी के लीडर थे, बीजेपी जो पार्टी है उसके नेता थे, हेड थे, तो इसी वजह से हमें उनका फेस पता है। हमने डायरेक्टली इस तरह ये इंटेंशन से वोट दिया बीजेपी को कि अगर हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो ये बनेंगे, तो इसी वजह से ये प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन हुआ। तो प्रधानमंत्री क्या है? उस बहुमत दल के हेड है। अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे? राष्ट्रपति को बोलेंगे कि मंत्री परिषद में आप इन्हें रखें, ठीक है, इस आदमी को इस मंत्रालय दे, इस आदमी को ये राज्य मंत्री बनाए, इस आदमी को ये। तो प्रधानमंत्री सारा सलाह एडवाइस देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य भी है। राष्ट्रपति जो है वो इनकी बातों को मानेंगे, ठीक है। जब तक ये प्रधानमंत्री के पद पर है, राष्ट्रपति इनकी बातों को मानेंगे और उन्हीं के बोले हुए चीज़ों को करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ भी खेल देख रहे हैं, राष्ट्रपति का नाम संविधान में हर जगह आगे आगे है। देखने से हमें लगता है कि वो ही हेड है, लेकिन काम इनका होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, किसकी? मंत्री परिषद की। दूसरी चीज कि योग्यता, हमने योग्यता के बारे में जिक्र नहीं किया, पहले नियुक्ति हो गई। तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए कि मंत्री परिषद की सदस्यता हासिल करने के लिए, यानी कि मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए, किसी विभाग का मंत्री बनने के लिए हमारी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो हमारी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि जो भी मंत्री परिषद का सदस्य बन रहा है उसे या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों में से किसी का सदस्य होना बहुत ज़रूरी है। या तो वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या तो वो राज्यसभा का। अब मान के चलिए कोई बहुमत दल है, जैसे बीजेपी ही है, वो अब सत्ता में आई, वो जीत गई, ठीक है। हर चीज़ का एक अपवाद होता है, हर चीज़ का एक एक्सेप्शन होता है। तो जब कोई पार्टी जीत जाती है तो क्या हुआ? अब मोदी जी उस पार्टी के, बीजेपी के हेड है। अब मोदी जी देखें कि मोदी जी की पार्टी में कोई एक इंसान जो है, कोई एक व्यक्ति अपने क्षेत्र से, अपने निर्वाचन क्षेत्र से हार जाता है, ठीक है, वहाँ किसी और पार्टी की जीत होती है। तो मोदी जी क्या करते हैं, हो सकता है वो, उनके पास ये शक्ति है कि वो राष्ट्रपति को एडवाइस देके उसे कोई मंत्रालय दे दे। तो जब वो पार्टी सत्ता में रहा नहीं, वो हार गया, तो वो तो ना तो लोकसभा का सदस्य हुआ ना तो राज्यसभा का, फिर भी उसे मंत्री बनाया गया प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। तो ये एक अपवाद है कि योग्यता के अनुसार अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, मान के चलिए अगर सदस्य नहीं है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे मंत्री बनाया गया किसी विभाग का, यानी कि मंत्री परिषद का सदस्य बनाया गया, तो क्या कंडीशन होता है, उसे जो है सदस्यता हासिल करनी होती है 6 महीने के अंदर। या तो आप लोकसभा के सदस्य बन जाए या तो आप राज्यसभा के सदस्य बन जाए, तभी आपको वो विभाग जो है पूर्ण कार्यकाल के लिए दिया जाएगा। उसके बाद उत्तरदायित्व। तो मंत्री परिषद एक समूह ही होता है, यानी कि मंत्री परिषद में जो है पूरी तरह से एक समूह बना हुआ रहता है, एक जो देश को चलाने का काम करता है। तो मंत्री परिषद जो है उसका उत्तरदायित्व, यानी कि सामूहिक रूप से भी उत्तरदायित्व होता है और व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायित्व होता है। इसके पहले एक चीज़ जान लें, जब नियुक्ति अगर प्रधानमंत्री की सलाह पर होगा तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री की सलाह पर होगा। त्याग पत्र भी कौन दे? प्रधानमंत्री सलाह देंगे कि ये इस मंत्री को, ये मंत्री अच्छे से काम नहीं करे, या कुछ भी कंडीशन अप्लाई करके क्या करेंगे कि आप राष्ट्रपति को एडवाइस देंगे और राष्ट्रपति उससे त्याग पत्र लेंगे। तो त्याग पत्र भी किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को। और ये भी किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। और नियुक्ति और शपथ एक दूसरे से रिलेटेड है, तो शपथ भी मंत्री परिषद को कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये चीज़ें जब क्लियर हो गई, अब ये चीज़ें हमें समझ में आएंगी। उत्तरदायित्व,
सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि सामूहिक रूप से लोकसभा, तो यदि लोकसभा भंग हो जाती है या लोकसभा पूरे मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाता है, और तो उस दौरान क्या होता है, पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। लोकसभा अगर अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, सारी चीजें जब हम संसद में पढ़ेंगे तो हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव या फिर यानी कि बहुमत क्या होता है, कभी कभी कोई पार्टी है जीत जाती है या फिर कोई पार्टी को पूरे 51% जो है वोट नहीं मिलते, बहुमत हासिल नहीं कर पाती है, तो किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करके क्या करती है, वो बहुमत बना लेती है। लेकिन किसी वजह से दोनों पार्टियों में मनमुटाव हो गया तो फिर वो क्या हो जाता है, उसका बहुमत हासिल नहीं हो पाता है, प्रूफ नहीं हो पाता है, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अगर जारी करेगी मंत्रिपरिषद के प्रति, क्योंकि मंत्रिपरिषद तो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही चुने गए हैं सारे, तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं, लोकसभा के प्रति। ठीक है, और कहीं कहीं अगर लोकसभा नहीं रहेगा, संसद लिखा हुआ रहेगा, लोकसभा ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो आप संसद मार सकते हैं, क्योंकि संसद का ही हिस्सा है लोकसभा। संसद में लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। ये चीजें हो गई। दूसरी चीज है कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति। अब राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से कैसे, व्यक्तिगत मतलब इंडिजिनियस, वो अकेला किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो इसके पीछे का क्या रीजन है। कोई व्यक्ति है मंत्रिपरिषद में, कोई भी व्यक्ति है तो वो कोई बिल लाना चाह रहा है, लेकिन अन्य मंत्री जो है उससे सहमत नहीं है। ठीक है, तो अन्य मंत्री उससे सहमत नहीं है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को एडवाइस देंगे कि इस मंत्री से हम लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन वो क्या है कि वो जबरन जो है वो बिल लाना चाह रहा है। ठीक है, वो विधेयक लाना चाह रहा है, तो क्या करते हैं सारे मंत्रिपरिषद या फिर मंत्रिपरिषद के तो हेड प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री एडवाइस देते हैं राष्ट्रपति को कि इस मंत्री को आप क्या करें, त्यागपत्र दिलवा दें, तो या फिर उसको उस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता है। तो किसके थ्रू दिलवा कौन रहा है, प्रधानमंत्री, लेकिन किसके थ्रू, त्यागपत्र किसको दिया जाएगा, राष्ट्रपति को। तो अगर तो इस वजह से बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल, हिंदू कोड बिल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल लाए थे। इसमें क्या था कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, महिलाओं से रिलेटेड था, उनको उनके अधिकारों से संबंधित था, तो वो उसके पक्षधर थे, वो चाहते थे वो बिल जो है वो पारित हो जाए। लेकिन अन्य जो मंत्रिपरिषद के दूसरे मेंबर्स थे तो वो उनसे सहमत नहीं थे, तो इसी वजह से उनको जो है त्यागपत्र देना पड़ा, रेजिग्नेशन देना पड़ा, वो कानून मंत्री थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो है भीमराव अंबेडकर जी को त्यागपत्र देना पड़ा, और त्यागपत्र प्रधानमंत्री की सलाह पर किसने दिलवाया, राष्ट्रपति ने। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से वो किसके प्रति उत्तरदायी हुए, किसने दिलाया, त्यागपत्र राष्ट्रपति ने दिलवाया, इस वजह से व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब देखते हैं कि मंत्रिपरिषद, अब मंत्रिपरिषद में सदस्यों को चुनने का अधिकार है, तो सभी को तो बहुत सारे लोगों को तो भर नहीं सकती, इसकी एक निश्चित संख्या होगी कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए भी संशोधन, पहले इसमें लिमिटेशंस नहीं थे, ठीक है, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत बोला गया कि आप जो है मंत्रिपरिषद के लिए एक निश्चित संख्या निर्धारित की है कि इतना ही संख्या होना चाहिए। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जितने सदस्य हैं उनका 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से, और ये कब हुआ, ये चीज़ कब लागू की गई, 91वां संविधान संशोधन 2003। इस दौरान कहा गया कि लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे उनका 15% ही होना चाहिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या। उसके बाद हमने देख लिया कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं और
मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं? मंत्रिमंडल भी हम हमेशा सुनते रहते हैं। मंत्रिपरिषद ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर बताएं। तो अंतर के बारे में हम कल जिक्र करेंगे, क्योंकि ये अंतर जो है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर से रिलेटेड क्या होता है, मेंस में भी आंसर राइटिंग पूछे जाते हैं और उसके बाद प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इस वजह से ये कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से इसके लिए हमने 2 क्लासेस रखे हैं। तो आइए जानते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है। आज इसकी डेफिनेशन जानेंगे और उसके बाद कल जो है इसके लिए इसमें हम अंतर स्पष्ट करेंगे। मंत्रिपरिषद जो पूरा मंत्री का समूह होता है, जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। तो इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री। इसमें भी एक आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। अब कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री जो है मंत्रिपरिषद की रीढ़ है, यानी कि जो मेन काम होते हैं यही करते हैं। मीटिंग्स जो होती हैं कैबिनेट में, जो बैठक होती है, सारी चीज़ों में जो भाग लेते हैं यही, सारे डिस्कशन, इंपॉर्टेंट डिसीजन, सारे फैसले देश को चलाने का काम बोल सकते हैं, तो यही करती है। तो कैबिनेट मंत्री में 15 से 20 लोगों का ग्रुप होता है, बोल सकते हैं। कैबिनेट मंत्री में जितने भी प्रमुख विभाग हैं, जैसे रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सारी चीज़ें किनके हाथ, सारी चीज़ें मतलब किस में होती हैं? कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत। यानी कि इसमें जो होता है प्रमुख मंत्रालय या प्रमुख विभाग का प्रभार जिन्हें दिया जाता है वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। बोल सकते हैं प्रमुख विभाग का प्रभार बनाया जाता है। अब प्रमुख विभाग का प्रभार जैसे रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री आदि, यानी कि प्रमुख मंत्रालय जो मेन काम है ना, मेन मुद्दों से रिलेटेड जो काम होते हैं, तो उन चीज़ों का मंत्रालय जिनको दिया जाता है वो कैबिनेट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अब आ जाता है राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री क्या होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री के बड़े बड़े मुद्दे, अगर इनमें से किसी में काम ज़्यादा है, रेल मंत्री या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री, तो रेल मंत्री है तो इनका कार्यभार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेल नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। तो इनका कार्यभार अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो इनके हेल्प के लिए राज्य मंत्री बनाया जाता है, इनके हेल्प के लिए राज्य मंत्री। और एक कैबिनेट मंत्री, एक विभाग के कैबिनेट मंत्री, यानी कि एक रेल मंत्री है तो उससे रिलेटेड एक ही राज्य मंत्री होगा। अभी यार ठीक है, राज्य मंत्री ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना, मंत्री परिषद में हम क्या क्या सारी चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। लेकिन ये अलग चीज़ है, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार अलग चीज़ है। जैसे क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री में कोई प्रमुख मंत्रालय का कार्यभार ज़्यादा बढ़ता है, इसी वजह से उसकी सहायता के लिए हम लोग राज्य मंत्री को नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो इनको नियुक्त किए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी किसी कारणवश कैबिनेट मंत्री, यानी कि जैसे रेल मंत्री हैं या फिर कोई भी गृह मंत्रालय, गृह मंत्री है मान के चलिए, तो गृह मंत्री का भी एक राज्य मंत्री उनके सपोर्ट के लिए, तो गृह मंत्री बीमार हो जाते हैं या विदेश दौरे पे जाते हैं या कुछ ऐसा उनको इमरजेंसी होता है, जिस वजह से ये जो है कैबिनेट में उपस्थित नहीं रह पाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो जब तक उपस्थित नहीं रह पाते हैं तो इनका सारा काम कौन संभालता है? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री इस गृह मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार, उस दौरान जो है फैसला लेने की क्षमता भी इनके पास होती है, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से उस विभाग को संभालते हैं। तो उस दौरान इस राज्य मंत्री को, गृह मंत्री के राज्य मंत्री को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर गृह मंत्री कहीं गए हुए हैं या फिर वो बीमार हैं, अपने काम को करने में असहमत है, तो उसी के लिए जो राज्य मंत्री चुना गया था ना, वो फ्री हो जाते हैं, वो गृह मंत्री के पूरे काम को करने के लिए, पूरी देखरेख को करने के लिए, सारे फैसले लेने के लिए वो स्वतंत्र हो जाते हैं। और फिर जब गृह मंत्री वापस अपने कार्यभार पर लौट आते हैं तो फिर राज्य मंत्री बन जाते हैं, सिर्फ सपोर्ट करते हैं, वो फैसले लेने का डिसीजन नहीं होता है उनका। तो इस तरीके से
उप मंत्री क्या होता है, बस केवल इनके प्रशासनिक, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के जो प्रशासनिक या राजनीतिक कार्यों में बोल सकते हैं एक तरह से हेल्प करने के लिए, बाकी इनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है इंक्लूड होके क्या बनाती है, मंत्री परिषद। इनके ही सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसे कहते हैं, अगर कैबिनेट मंत्री का कोई मंत्री जो है, मुख्यमंत्री, वो कहीं चला जाता है, बीमार है, तो उसका जो स्वतंत्र प्रभार का उसका जो राज्य मंत्री है वो सारे उसके काम को करता है, तो इसी वजह से उसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। यानी कि जब भी किसी मंत्री के पास, कोई भी मंत्री, राज्य मंत्री के पास स्वतंत्र प्रभार है ना, तो आप समझ जाइए कि उसके जो मेन मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, वो बीमार है या कहीं गए हुए हैं, तो वो काम को नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से वो उनके काम को कर रहे हैं। उप मंत्री केवल सहायता के लिए, ठीक है। अब जो मेन मुख्य बैठक होता है, ठीक है, मीटिंग होती है, जो चीज़ें कैबिनेट में मीटिंग होती है कि ये डिसीजन लिया जाए, ये मुख्य मुख्य काम होते हैं, यही मेन चलाती है, यही रीढ़ है। तो ये जब सारे काम को करती है तो बैठक में हमेशा ये इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बैठक में ये शामिल होते हैं। ये बैठक में शामिल कब होते हैं, जब इन्हें बुलाया जाता है। और स्वतंत्र प्रभार में तो ऑब्वियसली इनके काम को कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये तो शामिल होंगे ही। उसके बाद उप मंत्री बैठक में शामिल नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं हम मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री, और अगर कभी कोई मंत्री उपस्थित नहीं है, कोई प्रमुख प्रभार वाले कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है, तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री उसमें शामिल होते हैं। स्वतंत्र प्रभार। तो इस तरीके से मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को आप बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मंत्री परिषद का स्वरूप काफ़ी बड़ा होता है। तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, इस तरीके से आपको। उसके बाद राज्य मंत्री होंगे, उसके बाद उप मंत्री होंगे। वहीं मंत्रिमंडल में केवल पीएम होते हैं और कैबिनेट मंत्री, और कंडीशन अप्लाइड पे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो ये भी जब जिस दौरान ये स्वतंत्र प्रभार होता तो कैबिनेट का ही हिस्सा होते हैं, वही काम करते हैं। तो इस तरीके से आप मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को डिफाइन कर सकते हैं। अब पूछा जाएगा पावरफुल कौन है। ये बहुत बड़ा आकार है, ये बहुत इसमें जो है नंबर जो है सदस्यों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें सदस्यों की संख्या कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल यही होते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो गई होंगी। इससे रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।